बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, ये यहाँ तक हमने वर्क कैलकुलेट कर लिया है फॉर द फर्स्ट सेगमेंट। इसी को हम थोड़ा सा मजीद मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। सो उसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। W फ्रॉम 1 to 2 दिस इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ई। ये तो एज इट इज यहाँ पे हम लिख रहे हैं माइनस जी एम एम ई इनटू ये जो R1 R2 है, इसको आप यहाँ ब्रैकेट के अंदर इस वाली टर्म से डिवाइड कर दें। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। सो वी कैन राइट R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। इसको मजीद हम अगले स्टेप में इस तरह से लिख सकते हैं माइनस जी एम एम ई इंटू R2 ओवर R1 R2 माइनस R1 ओवर R1 R2, यानी हमने अलग अलग इसको डिवाइड कर दिया इस वाली टर्म से। तो देखें यहाँ पे ये R2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ R1 कैंसिल हो जाएगा। सो वी कैन राइट माइनस जी एम एम ई इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। तो देखें ये हमारे पास वर्क आया है फॉर द फर्स्ट स्मॉल सेगमेंट, वर्क डन फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट। वो हमारे पास क्या है माइनस जी एम एम ई इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। ठीक है। अच्छा, अब देखें सिमिलरली, अब ये हमें हर सेगमेंट के लिए ये प्रोसेस पूरा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली वी कैन राइट फॉर द सेकंड सेगमेंट। उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, W फ्रॉम 2 to 3, ये 1 to 2 था, फिर 2 से 3 तक, यानी ये सेकंड सेगमेंट, फिर 3 से 4 एंड सो ऑन। सो W फ्रॉम 2 to 3, देखें 1 to 2 में क्या था 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। तो ये टर्म तो इधर भी आएगी माइनस जी एम एम ई इंटू दिस विल बी 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3। नेक्स्ट स्टेप में W फ्रॉम 3 to 4, that can be written as minus GM ME into 1 over क्या आएगा देखें R3 माइनस 1 ओवर R4 एंड सो ऑन। ठीक है, वी कैन राइट अदर टर्म्स एज वेल फ्रॉम 4 to 5 एंड सो ऑन। अच्छा, एंड में जो हमारे पास एक टर्म आएगी, यानी इसको अगर आप कंटिन्यू करें इसी तरह से, तो सेकंड लास्ट टर्म हमारे पास आएगी W फ्रॉम n माइनस 2 टू n माइनस 1। ये वाला जो वर्क आएगा ये आएगा माइनस जी एम एम ई इंटू 1 ओवर आर एन माइनस 2 माइनस 1 ओवर आर एन माइनस 1। ये देखें ये टर्म आ जाएगी हमारे पास सेकंड लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म क्या आएगी, W फ्रॉम n माइनस 1 टू n, दिस इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ई इंटू 1 ओवर आर एन माइनस 1 माइनस 1 ओवर आर एन। तो ये आखिरी टर्म ये आएगी हमारे पास। नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल वर्क फॉर फ्रॉम पॉइंट 1 टू n, ठीक है, 1 से लेके फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट n इज, ये क्या होगा, दिस विल बी W इज इक्वल टू W फ्रॉम 1 to 2 प्लस W फ्रॉम 2 to 3 प्लस W फ्रॉम 3 to 4 प्लस सो ऑन प्लस W फ्रॉम n माइनस 2 टू n माइनस 1, और आखिरी टर्म आएगी प्लस W फ्रॉम n माइनस 1 टू n।
ये हमारे पास सारी हमने इन इंडिविजुअल वर्क्स जो हमने कैलकुलेट किए थे हर सेगमेंट के लिए अलग अलग हमने 1 to 2, 2 to 3 एंड सो ऑन, सिमिलरली n-2 to n-1 एंड n-1 to n, तो इन सब को हमने ऐड कर दिया है टू गेट द टोटल वर्क डन टू मूव दिस बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट n, मीन्स फ्रॉम अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशन फील्ड टू इंफिनिटी आउटसाइड द ग्रेविटेशन फील्ड। तो देखें, अब आप ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दें इसमें, तो वी कैन राइट W इज इक्वल टू W फ्रॉम 1 to 2। तो देखें, ये जो जितनी भी टर्म्स हैं, ये जो हमने सम जिनका लिया है, इन सारी टर्म में ये एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, वो क्या है, दैट इज G माइनस GM-ME। ये वाली टर्म कांस्टेंट आ रही है इन सारे के सारे फैक्टर्स में, सो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। ये जो टर्म आ रही है इसको हम कॉमन अगर ले लें, देन वी कैन राइट तो देखें ये इनको हम ऐड करेंगे तो ये टर्म माइनस GM-ME ये सारी कॉमन है, सो इसको हम कॉमन ले लें, माइनस GM-ME इनटू, अब देखें पहली टर्म में है 1/r1 माइनस 1/r2, so this is 1/r1 माइनस 1/r2। फिर अगली टर्म में आएगा प्लस ये वाली टर्म 1/r2 माइनस 1/r3 प्लस 1/r2 माइनस 1/r3। फिर प्लस अगली टर्म में आ रहा है 1/r3 माइनस 1/r4, 1/r3 माइनस 1/r4 प्लस सो ऑन। सेकेंड लास्ट टर्म जो है वो ये वाली है, ये वाली। तो देखें यहाँ पे आ रहा है, ये तो हमने कॉमन ले लिया, तो प्लस 1/rn माइनस 2, 1/rn माइनस 2 माइनस 1/rn माइनस 1, ये सेकेंड लास्ट, और लास्ट टर्म ये है, सो प्लस 1/rn माइनस 1 माइनस 1/rn। ये हमने इन सारी टर्म्स को ऐड कर दिया। अब आप अगर इसको देखें तो देखें ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो रही है, माइनस 1/r2 प्लस 1/r2 ये कैंसिल हो जाएंगी, माइनस 1/r3 प्लस 1/r3 ये भी कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह ये इससे अगली से कैंसिल होगी और ये इससे पिछली वाली से कैंसिल हो जाएगी। और देखें ये माइनस 1/rn माइनस 1 प्लस 1/rn माइनस 1, तो ये टर्म इससे कैंसिल होगी, तो एक टर्म हमारे पास लास्ट वाली रह जाएगी और एक फर्स्ट टर्म रह जाएगी। बाकी सारी टर्म्स जो इन बिटवीन है दोज आर कैंसल्ड आउट, सो वी आर लेफ्ट विद माइनस GM-ME इंटू 1/r1 माइनस 1/rn। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एंड में W। अच्छा, अब देखें हमने शुरू में कहा था कि ये n पॉइंट हमने इंफिनिटी पे लिया था, इंफिनिटी मीन्स फील्ड से बाहर, सो एज पॉइंट n इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी मीन्स आउटसाइड द फील्ड, आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, सो Rn इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये आ जाएगा। एंड यहाँ पे 1/rn आ रहा है, सो 1/rn इज इक्वल टू 1/infinity, दैट बिकम्स 0, समथिंग ओवर इंफिनिटी, आंसर हमारे पास 0 आता है। तो ये जो ये वाली टर्म है ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर हम Rn को इंफिनिटी ले लें देन दिस टर्म विल बी 0, so we can write work is equal to minus GM-ME into 1/r1 minus 0, ये टर्म 0 हो गई हमारे पास इस तरह से। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस GM-ME divided by R1। Now this is the work done to move a body of mass m from any point which is taken as point 1 to infinity, means outside the field। तो हमारे पास ये वर्क है और इसी को हमने शुरू में डिफाइन किया था
as the absolute gravitational potential energy. So this work is equal to the absolute gravitational potential energy. This is the absolute gravitational potential energy of a body of mass m at a distance r1 from the center of earth. तो देखें सेंटर ऑफ अर्थ से अगर r1 डिस्टेंस पे ये बॉडी है तो उसकी तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये होगी, और इसको फिर हम u से लिखते हैं. सो इट इज रिटन एज, हम इसको लिखते हैं u से, u इज इक्वल टू माइनस GM_me divided by r1. Now generally for any distance r, r from the center of earth, ये तो हमने r1 लिया था. किसी भी डिस्टेंस r के लिए, यानी अगर वो कोई बॉडी सेंटर ऑफ अर्थ से r डिस्टेंस पे हो तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, r1 की जगह r आ जाएगा. सो फॉर दैट केस अगर हम जनरल इक्वेशन लिखें एट एनी डिस्टेंस r, तो वो हमारे पास आ जाएगी u मीन्स एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट एनी डिस्टेंस r इज इक्वल टू माइनस GM_me डिवाइडेड बाय r. r1 की जगह r हमने पुट कर दिया. सो दिस इज द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी बॉडी ऑफ मास m which is at a distance r from the center of earth. ठीक है. नाउ इफ द बॉडी इज एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ये तो थी सेंटर ऑफ अर्थ से r डिस्टेंस पे होगा कोई बॉडी, वो r कोई भी डिस्टेंस हो सकता है. तो देखिए ये भी हो सकता है कि ये बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर हो, अभी तो सरफेस ऑफ अर्थ से इतने ऊंची हाइट पे है. सो इफ द बॉडी इज एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, अगर जो बॉडी हमारे पास है दैट इज प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उस केस में इसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ विच इज रिटन एज RE. उस वक्त r को हम RE से रिप्लेस कर देंगे. सो एट द सरफेस ऑफ अर्थ, वी कैन राइट u इज इक्वल टू माइनस GM_me ओवर RE. इसको हम लिखते हैं u इज इक्वल टू माइनस GM_me डिवाइडेड बाय RE. दिस इज द वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ. अच्छा, अब देखें इन दोनों में नेगेटिव साइन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि द मास m इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, यानी ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है दैट इज अट्रैक्टिव फॉर एनी मास m, यानी जब तक ये मास अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है तो अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, यानी ये मास अर्थ के साथ बाउंड होगी. दैट्स व्हाई इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी. नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि वो बॉडी बाउंड है अर्थ के साथ. ठीक है. सो दैट नेगेटिव साइन शोज द अट्रैक्टिव नेचर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. अच्छा, तो देखें ये तो हमने फाइंड कर ली एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसकी जनरल इक्वेशन, और ये उसकी वैल्यू है एट द सरफेस ऑफ अर्थ. तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ हमने क्या किया है, हमने r को रिप्लेस कर दिया है बाय r
रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि उस वक्त उस बॉडी का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा। अच्छा, अब जो हमारा टॉपिक था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो वो क्या होगा, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इसको शुरू में हमने डिफाइन किया था, इट इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, यानी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। सो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज gravitational potential can be defined as, so it can be written as V is equal to absolute potential energy यानी U पर यूनिट mass। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लिखें एट अ डिस्टेंस r, तो हम यहां पे U की ये वाली इक्वेशन लिखेंगे माइनस GM ME बाय R डिवाइडेड बाय M। तो देखें ये M इस M से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की इक्वेशन आ जाएगी माइनस GME डिवाइडेड बाय R। यह एट एनी डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। और देखें इसमें वो उस बॉडी की मैस अब नहीं आ रही, यानी कोई बॉडी मौजूद हो ग्रेविटेशनल फील्ड में या ना हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करेगा और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करेगा। और अगर हम इसको लिखें एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, हम R को RE से रिप्लेस कर देंगे, तो उस वक्त हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी एज माइनस GME डिवाइडेड बाय RE। अब देखें ये जो लास्ट में हमने इक्वेशन लिखी है, इसमें ये सारे कांस्टेंट फैक्टर्स हैं। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 10⁻⁻11, ME इज मास ऑफ अर्थ एंड RE इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो अगर आप इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करें, तो यहां पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू आती है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, that comes out to be 62.3 माइनस में 62.3 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर पर केजी, यानी जाउल पर केजी। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है 62.3 इंटू 10⁻6। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी माइनस 62.3 इंटू 10⁻6। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी, देखें ये एनर्जी है जाउल पर केजी, सो दैट इज जाउल पर केजी। आपकी बुक में लिखा हुआ है न्यूटन मीटर पर केजी, तो न्यूटन मीटर जाउल के इक्वल होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज माइनस 62.3 मेगा जाउल पर केजी। ठीक है, 10⁻6 की जगह हम मेगा जाउल लिख सकते हैं, सो माइनस 62.3 मेगा जाउल पर केजी। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ एंड दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे तो r की वैल्यू आप कोई भी पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ पे लें तो ये रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल पुट करेंगे इसको हम, तो वो ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज को आप पुट करें, उसको सॉल्व करें, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास विच इज रिटन लाइक this. So that is the gravitational potential, यानी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया और उसको फाइंड किया है, और फिर वहीं से हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की इक्वेशंस फाइंड की हैं एट द सरफेस ऑफ अर्थ एंड एट एनी डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है।